Hello everyone. Today we are coming back with our lecture number 4 of this series, that is polarization. Okay. So in this lecture we have to discuss about the Malus law, anisotropic एंड कैल्साइट क्रिस्टल्स. ओके, तो अनिसोट्रोपिक क्रिस्टल हमने थोड़ा सा डिस्कस किया था और ये सब आज डिटेल में देखेंगे क्या रहता है, और जो कैल्साइट क्रिस्टल है उसको भी देखेंगे. मालूस लॉ क्या होता है वो हमारा मेन टॉपिक है आज का. ओके, नाउ प्रोसीड टू अवर फर्स्ट स्लाइड. सो मालूस लॉ, मालूस इज द नेम ऑफ दिस साइंटिस्ट. ओके, तो क्या नेम है देखो, E.L. मालूस. ओके, जिसका जो टाइम पीरियड था जो साइंटिस्ट का, मतलब बर्थ डेट से लेके उनकी डेथ तक. ओके, वो 1775 टू 1812. ओके, वो है. एंड ही डिस्कवर्ड दैट रिफ्लेक्टेड लाइट वॉज पोलराइज्ड व्हेन ऑब्जर्व थ्रू कैल्साइट क्रिस्टल. जो ब्रूस्टर्स लॉ हमने देखा था ना, तो मालूस ने पहले वो डिस्कवर किया था कि जो रिफ्लेक्टेड लाइट रहती है वो एक्चुअली पोलराइज्ड रहती है जब हम कैल्साइट क्रिस्टल से ऑब्जर्व करते हैं तब. द लॉ इज एप्लीकेबल टू एनी पोलराइजिंग टू मटेरियल्स. ओके, ये जो लॉ है वो किसी भी दो पोलराइजिंग मटेरियल्स पे हुज ट्रांसमिशन एक्सेस आर एट एन एंगल थीटा टू ईच अदर, जिनके ट्रांसमिशन एक्सेस है जो जिनके बीच का एंगल कितना होगा, थीटा. ओके, एक दूसरे के लिए वहाँ पे वो एप्लीकेबल होगा. और क्या लिखा है देखो, जो कुछ बीम ऑफ लाइट है. ओके, व्हेन अ बीम ऑफ लाइट इज इंसिडेंट ऑन अ पोलराइजर, पोलराइजर पे अगर किसी भी बीम ऑफ लाइट अगर यहाँ पे इंसिडेंट किया जाता है तो जो रे होगी वो ट्रांसमिट होगी, वो लिनियरली पोलराइज्ड होगी. ओके, क्योंकि पोलराइजर का काम ही है पोलराइज्ड बनाना. ओके, अनपोलराइज्ड लाइट को. इट इज़ नाउ अलाउड टू फॉल ऑन ए सेकेंड पोलराइजर. ओके, अभी क्या करेंगे, उसको सेकेंड पोलराइजर पे हम करेंगे एट दी पोलराइजिंग एंगल, किसी एक पर्टिकुलर पोलराइजिंग एंगल पे करेंगे, उसको हम फॉल करेंगे. द इंटेंसिटी ऑफ ट्वाइस ट्रांसमिटेड बीम वेरीज विद द एंगल बिटवीन द टू पोलराइजर्स. और जो इंटेंसिटी है ना वो कैसे वैसे वेरी होगी, जैसे जैसे हम एंगल चेंज करेंगे वैसे वैसे. ओके, मीन्स जो पैरेलल रेज रहेंगे वो टोटली ट्रांसमिट हो जाएंगे और जो परपेंडिकुलर होंगे वो कैंसिल होते जाएंगे. इसलिए जैसे जैसे एंगल चेंज करेंगे वो वैसे वैसे वो इंटेंसिटी वेरी होते जाएगा उसका. ओके, इसका एक देखो यहाँ पे डायग्राम में देख लो कैसा रहता है ये. चलिए देखो, यहाँ पे अनपोलराइज्ड लाइट है. ओके, जो एक्चुअली उसके वाइब्रेशन सब डायरेक्शन में, ओके, ऑल डायरेक्शन में रहते हैं, जिसका देखो जो इंटेंसिटी है वो कितना कंसिडर किया, I0 लिखा हुआ है. ओके, इसे हम अभी पोलराइजर, देखो यहाँ पे पोलराइजर बताया गया है. ठीक है ना, ये पोलराइजर है कंप्लीट, पोलराइजर से उसको पास कर रहे हैं. तो क्या होगा, जो पैरेलल जो वाइब्रेशंस होंगे वो सिर्फ पास ऑन होंगे. ओके, बाकी जो परपेंडिकुलर वाले होंगे, जो ऐसे देखो परपेंडिकुलर यहाँ पे, वो सब कैंसिल हो जाएंगे. ओके, तो ये इस तरह की यहाँ पे लाइट रहेंगी, प्लेन पोलराइज्ड लाइट होगी वो. और उसका इंटेंसिटी देखो, अभी इंटेंसिटी कम हो गई, पहले I0 थी. ओके, स्टार्टिंग में, अभी क्या हो गया, I0/2 हो गई इंटेंसिटी. ओके, अब यहाँ से देखते हैं अभी एनालाइजर क्या चीज़ होती है वो आगे देखेंगे. ठीक है, ये भी एक पोलराइजर ही एक टाइप का, बस इसमें क्या होता है, इसका एंगल हम वेरी कर सकते हैं. एंगल हम जैसे 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 वेरी करते जाएंगे तो वो चेंज होते जाएगा. ओके, थीटा एंगल है देखो, थीटा एंगल में वो वेरी करते जाएंगे. और उसके बाद जो हमें वेव्स मिलेगी वो वही पहले पोलराइज्ड ही होगी. ओके, बट उसकी जो इंटेंसिटी होगी ना वो एक अलग एंगल में होगी, एंगल में इंटेंसिटी होगी. तो कितनी इंटेंसिटी है वो, I1 cos स्क्वेयर थीटा, कॉस स्क्वेयर थीटा है. ओके ना, ये ऐसा होगा I1 cos स्क्वेयर थीटा. ओके, ये ऐसे होगी इंटेंसिटी यहाँ पे, I1 cos स्क्वेयर थीटा. ये 2 को ऊपर ले लो. ठीक है ना, यहाँ I1 cos स्क्वेयर थीटा रहेगा ये. तो देखो ये कैसा है, ये हो गया, हमने ये पढ़ा था. ये देखते हैं, कंसीडर ए पोलराइजर P दैट हैज पास एक्सिस पैरेलल टू द एक्स एज शोन इन फिगर. जो हमने अभी फिगर देखा उसमें ही था. ओके, पोलराइजर कंसीडर किया. देन इफ एन अनपोलराइज्ड लाइट बीम ऑफ इंटेंसिटी I0 पासिस थ्रू इट, जो हमने अभी डायग्राम में देखा ना वही मैं सब अभी यहाँ पे बता रहा हूँ. देखो, जो अनपोलराइज्ड बीम है जिसकी इंटेंसिटी I0 है, ओके, उसे हम पास कर रही इस पोलराइजेशन में से. then the electric vector associated with the emergent light beam will oscillate along the x axis. तो जो इलेक्ट्रिक वेक्टर था जो इसके अंदर से पास होने वाला था, ओके, एट एक्स एक्सिस, एक्स यहाँ पे देखो सीधा जो एंगल है वो एक्स एक्सिस है, तो जो एक्स एक्सिस में पैरेलल है उतने ही खाली पास ऑन होते जाएंगे. ओके, अलॉन्ग द एक्स एक्सिस जितने भी वाइब्रेट होंगे वो सिर्फ पास होंगे इसमें से. दिस लाइट इज द प्लेन पोलराइज्ड बीम. तो इस जो लाइट पास होगी वो
प्लेन पोलराइज्ड बीम रहेगी, लेकिन उसकी इंटेंसिटी कम हो जाएगी। अभी देखो इंटेंसिटी कितना है, बीम ऑफ इंटेंसिटी I0/2, मतलब क्या, पहला ओरिजिनल था I0 मीन्स I0 जो लिखा हुआ है उसको I0 बोलते हैं। देखो यहाँ पे दिया हुआ है, पहले I0 था और अभी क्या हो गया, ये I0/2 मतलब हाफ से वो कम हो गया। ओके, 1/2 से मल्टीप्लाई हो गया, I0/2 ट्रांसमिटेड बाई दी पोलराइजर, पोलराइजेशन जो ट्रांसमिट होता है उसको। दिस प्लेन पोलराइज्ड लाइट नाउ इज पास थ्रू दी एनालाइजर। अभी ये एनालाइजर से पास हो रहा है। एनालाइजर का काम क्या है, एक्चुअली वाइब्रेशन को पहचानना, डिटेक्ट करता है वो वाइब्रेशन को, किस डिरेक्शन में वो एक्चुअली वाइब्रेट हो रही है। सो एनालाइजर भी एक तरह का पोलराइजर ही होता है, बस उसमें क्या होता है, वो हम उसका एंगल चेंज कर सकते हैं और अलग अलग एंगल पे हमें अलग अलग टाइप की इंटेंसिटी मिलती जाती है। ओके, तो एक पर्टिकुलर एंगल पे हमें मैक्सिमम पोलराइजेशन मिलेगा और एक एंगल में हमें कुछ भी पोलराइजेशन नहीं मिलेगा, वो एक्चुअल में चीज़ एनालाइजर में होती है। ठीक है, इसे हम रोटेट कर सकते हैं अलग अलग एंगल में। लेट कैपिटल ई रिप्रेजेंट द एम्पलीट्यूड ऑफ वाइब्रेशन, जो वाइब्रेशन की एम्पलीट्यूड है। ओके, इंटेंसिटी तो आई से हम रिप्रेजेंट करते थे, लेकिन एम्पलीट्यूड जो है वो ई से रिप्रेजेंट करते हैं। ओके ना, और इंटेंसिटी और एम्पलीट्यूड का रिलेशन भी रहता है। ठीक है, इंटेंसिटी इज इक्वल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर। ओके, ऐसा रहता है, तो हम उसको ऐसे भी लिख सकते हैं, इंटेंसिटी इक्वल टू इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, मीन्स ई स्क्वायर भी लिख सकते हैं यहाँ पे। ठीक है ना, आगे देखेंगे। एंड थीटा भी द एंगल दैट दिस वाइब्रेशन मेक्स विद द एक्सिस ऑफ द एनालाइजर। ओके, एनालाइजर के साथ जो एंगल बनाता है ये, ओके ना, ये एक्सिस, ओके, जिसमें से एक्चुअली लाइट पास होती है वो एक्सिस, तो उसे थीटा बोला जाता है। नेक्स्ट देखो, तो यहाँ पे वो डायग्राम है, थीटा देखो ये ऐसा है एनालाइजर का। ओके, और उसके बाद जो इंटेंसिटी मिली है वो इंटेंसिटी थोड़ी अलग है। वो क्या है, I1 कॉस स्क्वेयर थीटा है। ओके ना, ये कॉस नीचे 2 लिखा है, वो 2 नहीं है, कॉस स्क्वेयर है। ओके, ये कॉस स्क्वेयर है, यहाँ पे कॉस स्क्वेयर कंसिडर कर लो। फिर ये भी पोलराइज है, लेकिन एक अलग एंगल में हो रहा है। ओके ना, थीटा एंगल में। दिस पोलराइज्ड वाइब्रेशन मे बी रिजॉल्व इनटू 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स। ओके, ये जो वाइब्रेशन बन रही है तो ये 2 रेक्टेंगुलर कंपोनेंट्स में एक्चुअली डिवाइड हो रही है। तो देखो क्या कौन से कंपोनेंट होंगे, पैरेलल टू द प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर। एनालाइजर का जो प्लेन ऑफ ट्रांसमिशन है उसके साथ जो पैरेलल है वो, ओके, वो क्या है, ई पैरेलल। उसको हम इसकी जो एम्पलीट्यूड है उसको बोलेंगे ई पैरेलल, और उससे शो करेंगे ई कॉस थीटा से। ओके ना, और जो परपेंडिकुलर टू द प्लेन ऑफ द एनालाइजर उसे बोलेंगे ई परपेंडिकुलर, एंड इज इक्वल टू ई साइन थीटा। ओके, ये ई साइन थीटा होगा। और इतना याद रखो, देखो जो पैरेलल वाइब्रेशंस होंगे ना वही सिर्फ पास ऑन होंगे, परपेंडिकुलर वाइब्रेशन तो निकल जाते हैं। ओके ना, हमने देखा ना पोलराइजर के केस में कि एक्चुअली क्या होता है, सिर्फ जो पैरेलल रहते हैं वो उनको पोलराइज्ड बोलते हैं और वो सिर्फ ट्रांसमिट होते हैं, बाकी परपेंडिकुलर को तो वो वहाँ से कट आउट कर देता है। ओके, उन्हें पास नहीं होने देता। तो वही चीज़ यहाँ पे होगी। ओके, तो ये देखो यहाँ पे अगर हम ये एंगल ड्रॉ कर दे, ओके, ये थीटा देखो यहाँ पे ऊपर के साइड जो एंगल बनेगा यहाँ से वो थीटा बनेगा। ओके, थीटा के अपोजिट में जो फेस है, ओके, वो कौन सा बनेगा, एक्चुअली वो बनेगा हमारा साइन थीटा बनेगा। जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो साइन थीटा होगा, और जो पैरेलल कंपोनेंट बनेगा यहाँ पे देखो इससे जो पास ऑन होगा वो बनेगा ई कॉस थीटा, ई कॉस थीटा। तो ये कंपोनेंट सिर्फ पास ऑन होगा। तो हम देखो इसको वेक्टर डायग्राम में भी देख सकते हैं। तो इसमें क्या होता है, ये देखो प्लेन ऑफ पोलराइजर है जो एक्चुअली 2 कंपोनेंट में डिवाइड करता है। तो यहाँ पे देखो ये एनालाइजर का प्लेन है, उसके साथ एक पैरेलल जो कंपोनेंट है एनालाइजर के प्लेन के साथ वो एक्चुअली है हमारा ये। ओके, पैरेलल जो कंपोनेंट है वो कॉस थीटा है, ई कॉस थीटा। तो इसलिए हमने लिखा है यहाँ पे ई कॉस थीटा। तो ये देखो ई कॉस थीटा यहाँ पे बन गया, और जो परपेंडिकुलर कंपोनेंट है वो क्या बन जाएगा, ई साइन थीटा यहाँ पे बनेगा। ओके, रिजोल्यूशन ऑफ पोलराइज्ड वाइब्रेशन, तो पोलराइज्ड वाइब्रेशन का है। ओके, नेक्स्ट क्या है देखो, थस ओनली द पैरेलल कंपोनेंट जो है ई पैरेलल, ओके, इज ट्रांसमिटेड बाय द एनालाइजर, जो वो एनालाइजर से ट्रांसमिट हो सकते हैं, सिंस ई पैरेलल इक्वल टू ई कॉस थीटा। हमें पता है कि ई पैरेलल जो है वो क्या होगा, ई कॉस थीटा के इक्वल है। ओके, हमें ये पता है। ओके, हमने देखा भी है। लेट I0/2 इक्वल टू I1, जो I1 है वो हमने क्या कंसिडर किया, I0/2, हमने डायग्राम में भी मेंशन किया हुआ है। ओके, देखो I1 को हमने I0/2 मेंशन किया हुआ था, तो वही ये यहाँ पे लिखा हुआ है। से बी द इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड प्लेन पोलराइज्ड लाइट, तो जो ट्रांसमिटेड
पोलराइजर से जो लाइट ट्रांसमिट होगी उसी को एक्चुअली I1 वहाँ पे कंसिडर किया हुआ है. लाइट व्हेन द अनपोलराइज्ड लाइट ऑफ इंटेंसिटी I0 फॉल्स ऑन ए पोलराइजर, मतलब जो अनपोलराइज्ड लाइट थी जिसकी इंटेंसिटी I0 थी वो एक्चुअली जब पोलराइजर से पास ऑन होगी तब उसका इंटेंसिटी कम हो गया और वो बना I0/2. ओके, द इंटेंसिटी करेस्पॉन्डिंग टू दिस कंपोनेंट इज गिवन बाय. तो इंटेंसिटी जो है वो कैसे यहाँ पे शो किया जाएगा, तो I इज इक्वल डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ओके, ये एक्चुअली इंटेंसिटी बनेगी ई स्क्वेयर कॉस स्क्वेयर थीटा. ओके, एंड क्योंकि मैंने बताया था ना इंटेंसिटी इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू एम्पलीट्यूड स्क्वायर, तो एम्पलीट्यूड का स्क्वायर यहाँ पे बन गया, तो वो क्या बना ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. जो हमारा ई क्या था, यहाँ पे ई कॉस थीटा था, तो उसका स्क्वायर. देन I इक्वल टू अभी क्या किया, जो ई स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा है उसकी जगह पे ई की जगह पे हमने क्या किया, इंटेंसिटी डाल दिया. हमारा इंटेंसिटी कितना था I1, हमने इंटेंसिटी कंसिडर किया ना यहाँ पे, तो I की जगह पे हमने I1 सब्स्टिट्यूट किया, तो कितना बना I इक्वल टू I1 कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, इक्वल टू साइन हमने डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू साइन रिमूव कर दिया, ई स्क्वायर के जगह पे क्या आया, हमारा I1 आया. अब I1 की जगह पे I1 का वैल्यू डाल दो. I1 का वैल्यू कितना, I0/2. ये I0 है, ओके ना, ये जो है वो I0 है, ओके, 10 नहीं है, वो I0 है. I0 मीन्स क्या, I और नीचे ऐसा 0 रहेगा, उसको I0 बोलते हैं. तो अभी क्या I0/2 यहाँ पे सब्स्टिट्यूट कर दिया I1 की जगह पे, तो I0/2 इंटू कॉस स्क्वायर थीटा. अभी I0/2, I0 क्या है, एक इंटेंसिटी है, पर्टिकुलर वैल्यू है, डिवाइड/2, तो ये एक्चुअली कांस्टेंट वैल्यू हो गई. तो एक्चुअली जो रिलेशन बन रहा है वो क्या बन रहा है, I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा. तो ये जो रिलेशन बन रहा है I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा, यही हमारा मालूस लॉ, इसी को बोला जाता है मालूस का लॉ. ओके, इसमें हमें क्या बता चल रहा है कि जो इंटेंसिटी है एक्चुअली, ओके, जिसमें इमर्जिंग बीम है, ओके, उसकी इंटेंसिटी वो एक्चुअली किस पे, थीटा एंगल पे वो डिपेंड कर रही है, किसके, कोसाइन ऑफ थीटा. सो द इंटेंसिटी ऑफ इमर्जिंग बीम इज गिवन बाय अबोव इक्वेशन एंड इज कॉल्ड मालूस लॉ. तो इसी को मालूस लॉ बोला जाता है. एंड हियर I1 रिप्रेजेंट्स द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट बीम व्हेन द पास एक्सिस ऑफ एनालाइजर इज आल्सो अलोंग द एक्स एक्सिस. तो यहाँ पे जो I1 है वो क्या रिप्रेजेंट कर रहा है हमें, द इंटेंसिटी ऑफ द इमर्जेंट बीम व्हेन द पास एक्सिस इज ऑफ एनालाइजर इज आल्सो अलोंग द एक्स एक्सिस. ओके, तो इसको स्टेट करते हैं, द लॉ ऑफ मालूस कैन बी स्टेटेड एज. तो इसका स्टेटमेंट कैसे बनेगा, इफ ए कंप्लीटली प्लेन पोलराइज्ड लाइट इज इंसिडेंट ऑन एन एनालाइजर, मतलब एनालाइजर पे जब कोई भी एक प्लेन पोलराइज्ड लाइट अगर इंसिडेंट करती है, देन द इंटेंसिटी ऑफ द पोलराइज्ड लाइट ट्रांसमिटेड थ्रू द एनालाइजर. तो एनालाइजर से जो पोलराइज्ड लाइट जो ट्रांसमिट होती है, ओके, उनकी इंटेंसिटी वेरीज हैज़ द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल. तो ये वेरी करती है कैसे, तो स्क्वायर कोसाइन एंगल जो कुछ होगा बिटवीन द प्लेन ऑफ द ट्रांसमिशन टू ऑफ द एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजर. ओके, तो क्या होगा, एनालाइजर का जो प्लेन है, ट्रांसमिशन का प्लेन वो, और जो पोलराइजर का जो प्लेन है वो, ओके, दोनों के बीच का जो एंगल रहेगा, कोसाइन एंगल, ओके, दोनों के बीच का, ओके, उसके स्क्वायर से, ओके, ये एक्चुअली वेरी करेगा. ओके ना, जो इंटेंसिटी है वो वेरी कैसे करेगी, विथ द स्क्वायर ऑफ द कोसाइन ऑफ द एंगल ऑफ द बिटवीन द प्लेन ऑफ द ट्रांसमिशन ऑफ द एनालाइजर एंड द प्लेन ऑफ द पोलराइजर. ओके, जो हमने जो लॉ लिखा ना वही एक्चुअल में यहाँ पे वर्डिंग में इन्होंने मेंशन किया, दैट इज I इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू कॉस स्क्वायर थीटा. ओके, ये जो है इसी स्टेटमेंट को इन्होंने यहाँ पे स्टेटमेंट के फॉर्म में लिख दिया. ओके ना, ये एक्चुअली फॉर्मूला बन रहा था, वहाँ पे इसी को मालूस लॉ उन्होंने मेंशन किया हुआ है. ठीक है ना, वही हमने आगे यहाँ पे लिखा हुआ है. स्पेशल केस यहाँ पे कंसिडर करते हैं. ओके, अभी ये फॉर्मूला यूज होगा वहाँ पे. स्पेशल केस में देखो क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू 0, तो अभी क्या करना है, थीटा 0 पुट कर दो, तो हमें वैल्यू क्या मिलेगी, कॉस थीटा क्या रहता है, थीटा अगर 0 होगा तो कॉस 0 जो रहता है वो एक्चुअली में 1 रहता है. ओके, तो कॉस स्क्वायर थीटा क्या हो जाएगा, 1 हो जाएगा. कॉस स्क्वायर थीटा 1 हो जाएगा, तो इसका मतलब क्या, I इक्वल टू I1 बन जाएगा, क्योंकि एक्चुअली जो फॉर्मूला था हमारा, ओके, इसके पहले जो रिलेशन हमने देखा उसमें एक्चुअल में वैल्यू क्या बन रही थी, I इक्वल टू, हमने फॉर्मूला लिखा था ना, I1 कॉस स्क्वायर थीटा, ऐसा था ना. तो कॉस थीटा अगर 0 है तो कितना 1 हो जाती है उसकी वैल्यू, तो कॉस स्क्वायर थीटा भी 1 होगा. तो एक्चुअल में हमारा I क्या होगा, इक्वल टू I1 हो जाएगा. और I इक्वल टू I1 होगा, इसका मतलब क्या होगा, द एक्सिस ऑफ A एंड P आर पैरेलल. ओके,
जो एक्सिस हो गए एनालाइजर और पोलराइजर के, वो दोनों एक दूसरे के पैरेलल हो जाएंगे, और इसलिए क्या हो जो इंटेंसिटी होगी एनालाइजर में से, ओके, वो मैक्सिमम होगी वहाँ पे, ओके। अगर एंगल 0 है, ओके, या फिर 180 है, ओके, 180 एंगल भी रहेगा तो भी उतना ही होगा, ओके। तो तभी क्या होगा, मैक्सिमम वहाँ पे पोलराइजेशन होगा, ठीक है। क्योंकि कॉस 180 की वैल्यू कितनी होती है, -1 होती है वैसे तो, बट क्या हो जाएगा, यहाँ पे स्क्वायर किया हुआ है तो इसलिए क्या होगा, -1 +1 हो जाएगा ऊपर, ओके। नेक्स्ट क्या है, इफ़ थीटा इक्वल टू 90 डिग्री और 270 डिग्री, ओके, दोनों भी होगा तो भी, तो यहाँ पे क्या होगा, अगर थीटा हम 90 पुट करते हैं, देखो कॉस 90 कितना रहता है, 0 रहता है, cos 270 भी 0 ही रहेगा। तो हाँ, ये केस में क्या होगा कि जो इंटेंसिटी होगी वो 0 हो गई, अभी 0 हो गई। इसका मतलब क्या है कि एनालाइजर और पोलराइजर है वो पूरा क्या हो गए, परपेंडिकुलर हो गए एक दूसरे के। और हमें मालूम है कि पोलराइजेशन में से क्या होता है कि जब एनालाइजर भी एक तरह का पोलराइजर ही होता है ना, तो अगर परपेंडिकुलर एंगल में है तो क्या हो जाएगा, परपेंडिकुलर कंपोनेंट तो पूरे कैंसिल हो जाते हैं। तो इसलिए अगर दोनों एक दूसरे के परपेंडिकुलर है तो क्या हो जाएगा, सो इंटेंसिटी ऑफ ट्रांसमिटेड लाइट बाय एनालाइजर इज़ मिनिमम। तो इसलिए एनालाइजर में से जो कुछ इंटेंसिटी मिलेगी वो बहुत मिनिमम होगी। मिनिमम मीन्स ऑलमोस्ट 0 ही होनी चाहिए, बट वो मिनिमम होगी, ओके ना। थस वन गेट टू पोजिशंस ऑफ मैक्सिमम इंटेंसिटी, ओके। इसलिए कोई भी अगर ये करेगा तो क्या होगा, यहाँ पे उसे 2 मैक्सिमम इंटेंसिटी की पोजिशंस मिलेगी, 2 पोजिशंस मिल सकती है, एंड 2 पोजिशंस ऑफ 0 इंटेंसिटी प्रोवाइडेड वन रोटेट्स द एक्सिस ऑफ द एनालाइजर विथ रिस्पेक्ट टू पोलराइजर, ओके। मतलब अगर हम एनालाइजर का एक्सिस अगर हम चेंज करते रहते हैं पोलराइजर के एक्सिस के रिस्पेक्ट में, ओके, तभी हमें 2 पोजीशंस मिल सकती है वहाँ पे, ओके। मैक्सिमम की एक पोजीशन, मिनिमम की एक पोजीशन, ऐसा, ओके। ये चीज़ हो गई यहाँ से, इसी को मालूस लॉ बोला जाता है। अभी देखो, हमने जो क्रिस्टल स्टडी किए थे एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल, मैंने बताया था कि डायरेक्शन के हिसाब से इसकी प्रॉपर्टीज चेंज होती है। तो कैसे होता है वो देखो, यहाँ पे क्या बताया, एनिसोट्रॉपिक इसका मतलब क्या रहता है, नॉट हैविंग आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज इन डिफरेंट डायरेक्शंस, मीन्स अलग अलग डायरेक्शन में सेम प्रॉपर्टीज नहीं है। आइडेंटिकल मतलब सेम प्रॉपर्टीज नहीं होती है, ऐसे क्रिस्टल को एनिसोट्रॉपिक बोलते हैं। मतलब अलग अलग डायरेक्शन में इसकी प्रॉपर्टीज चेंज हो सकती है। दोज क्रिस्टल्स इन विच दिस प्रॉपर्टीज ऑब्जर्व्ड आर सेड टू बी ऑप्टिकली अनिसोट्रॉपिक, ओके। जिस क्रिस्टल में ऐसी जो प्रॉपर्टीज मिलती है कि जहाँ पे अलग अलग डायरेक्शन में उसकी प्रॉपर्टीज अलग अलग हो जाती है, ओके, आइडेंटिकल प्रॉपर्टीज नहीं होती, तो उसको बोला जाता है एक्चुअली ऑप्टिकली एनिसोट्रॉपिक, ओके। इसका एग्जाम्पल कौन सा है, ग्लास है, एयर है हमारा, और वाटर भी है, ये इसका एग्जाम्पल है, ओके। मतलब डे टू डे लाइफ की एग्जाम्पल है ये। तो द इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी, थर्मल कंडक्टिविटी, डेंसिटी, वेलोसिटी ऑफ लाइट, also refractive index etc, okay, ये सब प्रॉपर्टीज है एक्चुअली, ओके, आर डिपेंडेंट ऑन द क्रिस्टलोग्राफिक डायरेक्शन अबाउट विच द प्रॉपर्टीज मेजर्ड, ओके। तो ये सब चीज़ जो है, ओके, ये डायरेक्शन पे डिपेंड करती है जब हम एनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल अगर यूज़ कर रहे हो तो, ओके। मतलब ये सब फिजिकल प्रॉपर्टीज है वो। दिस इज ड्यू टू डिफरेंट इंटरेक्टिव फोर्स, ओके। ये किसकी वजह से होता है, अंदर उसके डिफरेंट टाइप के इंटरेक्टिव फोर्सेस होते हैं, डिफरेंट केमिकल बॉन्डिंग भी होता है बिटवीन द लटाइस एंड द इलेक्ट्रॉन क्लाउड, ओके। जो इलेक्ट्रॉन्स का उसमें ग्रुप होता है वो, और लटाइस जो रहते हैं कि इनके वजह से भी ये प्रॉब्लम होता है इन डिफरेंट डायरेक्शंस विद इन द क्रिस्टल, ओके। क्रिस्टल के अंदर वो अलग अलग डायरेक्शन में होने की वजह से, डिपेंडिंग ऑन द डायरेक्शन इन विच द वाइब्रेशन ऑफ इलेक्ट्रॉन ऑकर ड्यू टू द इंसिडेंट लाइट वेव, ओके। तो क्या बोला है देखो, जो डायरेक्शन है, ओके, जिसमें वाइब्रेशंस एक्चुअली इलेक्ट्रॉन्स की होती है, द नेचुरल फ्रीक्वेंसी ऑफ इलेक्ट्रॉन क्लाउड इज सेट, ओके। तो जो नेचुरल फ्रीक्वेंसी होती है वहाँ पे इलेक्ट्रॉन क्लाउड की वो सेट हो जाती है, ओके। डिफरेंट डायरेक्शंस, डिफरेंट वेलोसिटीज आर सेट एज अ रिजल्ट ऑफ सच वाइब्रेशंस, ओके। ये इस तरह के वाइब्रेशंस होने की वजह से क्या होता है, डिफरेंट वहाँ पे डायरेक्शन सेट हो जाते हैं, वेलोसिटीज उनकी सेट हो जाती है, ओके। सो ऑल्सो डिफरेंट रिफ्रैक्टिव इंडेक्स विद इन द क्रिस्टल इन डिफरेंट डायरेक्शन। तो यहाँ पे क्या होता है, इस वजह से रिफ्रैक्टिव इंडेक्स भी अलग अलग होता है, अलग अलग डायरेक्शन में, ओके। ये अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल का मेन थिंग है, ओके। अभी क्या हम देखेंगे, कैल्साइट क्रिस्टल भी स्टडी कर लेते हैं। तो कैल्साइट क्रिस्टल में देखो क्या है, कैल्साइट क्रिस्टल इज अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल। तो अभी ये भी एक तरह का अनिसोट्रॉपिक क्रिस्टल है। क्या बोला, इसमें यूनी एक्सियल है, मीन्स यहाँ पे एक ही एक्सिस रहेगा तो यूनी एक्सियल बोला जाता है क्रिस्टल को। देन
इट शोज डबल रिफ्रैक्शन, तो ये डबल रिफ्रैक्शन भी शो करता है हमें, ओके। हाँ, इसलिए तो हम इसको स्टडी कर रहे हैं, कैल्साइट क्रिस्टल को डबल रिफ्रैक्शन शो करता है। डबल रिफ्रैक्शन हमने इंट्रोडक्शनरी पार्ट लास्ट लेक्चर में देखा था। अभी नेक्स्ट लेक्चर में हम लोग उसको डिटेल में पढ़ेंगे, ओके। ये लेक्चर में नहीं, हम लोग ये लेक्चर में हम सिर्फ क्रिस्टल के बारे में दिखेंगे। दे आर रोम्बोहेड्रल, ओके। रोम्बोहेड्रल कैसा रहता है, एक पैरेललोग्राम टाइप ही थोड़ा सा वो स्ट्रक्चर रहता है। इट हैज़ 6 फेसेस, ओके। यहाँ पे क्या होता है, 6 फेसेस है उसके, मतलब जैसे हमारा नॉर्मल रेक्टेंगुलर और जो स्क्वायर जैसा रहता है उसमें भी 6 फेसेस रहते ही है वैसा। ईच फेस इज पैरेललोग्राम विथ एंगल्स इक्वल टू 78 डिग्री एंड 102 डिग्री। तो ये देखो, ये जो हर एक फेस है उसका वो एक्चुअली कितना है, पैरेललोग्राम है, ओके। पैरेललोग्राम हमें मालूम है, विच एंगल्स इक्वल टू 78 डिग्री एंड 102 डिग्री, ओके। पैरेललोग्राम मतलब इस तरह का शेप रहता है एक्चुअली, ओके। इस तरह का एक शेप रहेगा, ओके। ये अगर हम कंसिडर करें इसको पैरेललोग्राम की तरह, ये अगर ऐसा है, ओके, ये पैरेललोग्राम जैसा, ओके, ये ऐसा टिल्टेड रहता है थोड़ा, उसका एंगल देखो 78 डिग्री एंड 102 डिग्री। देखो ये पैरेललोग्राम है, यहाँ पे दिखाया देखो 78 डिग्री है, और एक एंगल है वो 102 डिग्री है, ऐसे ऐसे, ओके। यहाँ पे भी दिखाया गया। देन नेक्स्ट देखो क्या होता है, द क्रिस्टल हैज़ 2 ब्लंट कॉर्नर्स। जो ब्लंट कॉर्नर्स मतलब क्या रहता है, ये ऐसा वाला जो एंगल है वाइड एंगल है 102, वैसा ही सेम यहाँ पे नीचे भी है 102। तो यहाँ पे क्या बोला है कि 2 ब्लंट कॉर्नर्स भी होते हैं, कि जहाँ पे द एंगल्स बिटवीन द एजेस मीटिंग एट ईच अदर, ईच ऑफ 2 डायमेट्रिकली अपोजिट कॉर्नर्स एक्स एंड वाई आर लार्जर देन 90 डिग्री, ओके। जो एंगल है यहाँ पे, ओके, एक्स और वाई पे, वो एक्चुअली जिसे ब्लड कॉर्नर बोलते हैं, वो एक्चुअली ग्रेटर देन 90 डिग्री है, ओके ना। कितना है, 102 डिग्री। ऑप्टिक एक्सिस एंड प्रिंसिपल सेक्शन आर द 2 इंपॉर्टेंट फीचर्स ऑफ क्रिस्टल। तो ऑप्टिक एक्सिस देखो, ये जो है वो ऑप्टिक एक्सिस ही है, देखो ये जो डायगनली यहाँ से गया हुआ है, ओके। हम दिखाएंगे, देखो ऑप्टिक एक्सिस एक्चुअली कैसा होता है। देखो यहाँ पे दिया है ऑप्टिक एक्सिस, देखो ये जो है ना डॉटेड लाइन दिखाई गई, जो एक्चुअली एक जो 120 वाला ब्लंट कॉर्नर है, वो यहाँ पे भी एक कॉर्नर है, वो यहाँ पे ही कॉर्नर है, ओके। वो इसमें से गया, इसमें से गया और इसमें से गया, मतलब 3 यहाँ पे ऑप्टिक एक्सिस हो सकते हैं, ओके। एक्सिस ऑफ सिमेट्री ऑफ द क्रिस्टल। ऑप्टिक एक्सिस जो एक्चुअल में क्या होता है, एक्सिस, ओके, सिमेट्री की एक्सिस जो रहती है क्रिस्टल की, वो रहती है। और इसमें क्या बोला है, crystal structure is symmetric about the direction, okay. Line joining 2 blunt corners x and y coincide with the crystallographic axis of the crystal. जो लाइन ज्वाइन होती है, ओके, कोई भी 2 ब्लंट कॉर्नर्स अगर x और y, ओके, coincide with the crystallographic axis of the crystal, okay. It is optic axis direction, okay। वही है x और y, मतलब यहाँ पे x है और यहाँ पे y है, ओके, ऐसा कंसिडर करो, और दोनों में से ये लाइन एक्चुअली ज्वाइन कर रही है, तो इसी को ऑप्टिक एक्सिस बोला जाता है, ओके। इट एनी लाइन पैरेलल टू द दिस लाइन इज ऑल्सो एन ऑप्टिक एक्सिस। तो देखो यहाँ पे ये लाइन है और ये लाइन है, वो पैरेलल है बीच वाली लाइन के, इसलिए उनको भी ऑप्टिक एक्सिस बोला जाता है। नो डबल रिफ्रैक्शन ऑकर्स एट दिस डायरेक्शन। और क्या होता है, ये लाइन के साथ पैरेलल वाली कोई भी अगर वाइब्रेशंस, कोई भी लाइट अगर आती है, तो उसके साथ डबल रिफ्रैक्शन नहीं होता फिनोमेना, ओके। ओके, तो वो लाइट कैसा दिख शो करेगी हमें, एक्चुअली ऑर्डिनरी लाइट की तरह शो करेगी, क्योंकि उसमें डबल रिफ्रैक्शन होगा नहीं, ओके, सिंगल रिफ्रैक्शन होगा। प्रिंसिपल सेक्शन, प्रिंसिपल सेक्शन क्या रहता है, देखो, इट इज़ अ प्लेन हैविंग द ऑप्टिक एक्सिस एंड परपेंडिकुलर टू अ पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस ऑफ द क्रिस्टल। तो ये क्या रहता है कि ये जो क्रिस्टल जो है, ऐसा इस तरह का एक क्रिस्टल है, देखो यहाँ पे मैं रफ फिगर बना रहा हूँ, ओके। तो ये देखो इस तरह से रहेगा, तो इसके अंदर एक ऐसा प्लेट टाइप ऐसे क्रिएट हो जाएगा, ओके, क्रिस्टल। तो ये कैसे परपेंडिकुलर है इस फेस को, ओके, ये जो फेसेस है उनको परपेंडिकुलर है, और बाकी फेसेस को ये, तो फेसेस को ये पैरेलल भी है, ओके। तो इनको एक्चुअली प्रिंसिपल सेक्शन बोलते हैं, और इसमें कुछ 3 प्रिंसिपल सेक्शन भी क्रिएट होती है। दे पास थ्रू एनी पॉइंट विद इन द क्रिस्टल, वन करेस्पॉन्डिंग टू ईच पेयर ऑफ अपोजिट फेसेस। A principal section cuts always a crystal in a parallelograms with angles 109 degree and
71 डिग्री। ओके, ये एंगल्स में एक्चुअली वो कट करती है, तो मैंने आगे शो किया हुआ है प्रिंसिपल सेक्शन का। तो देखो ये प्रिंसिपल सेक्शन इसी को बोलते हैं। देखो ये यहाँ पे कैसे ज्वाइन हुआ है, देखो यहाँ पे ए बी सी और डी। ओके, ये एक्चुअली ज्वाइन होकर प्रिंसिपल सेक्शन बन गया है। ओके, तो ये परपेंडिकुलर किसको किसको है, देखो ये वाली जो फेस है इसको परपेंडिकुलर है और ये वाली फेस को भी परपेंडिकुलर है वो। तो देखो क्या लिखा है, ए बी सी डी इज द प्रिंसिपल सेक्शन परपेंडिकुलर टू द फेसेस ए एफ बी जी एंड डी ई सी एच। ओके, मतलब दोनों साइड के जो फेसेस है उनको परपेंडिकुलर है वो। ओके, और बाकी दो फेसेस को ये क्या है, नीचे के फेसेस को ये पैरेलल भी है अपोजिट फेसेस को। तो इस तरह से ये एक प्रिंसिपल सेक्शन बन गया। ओके, ऐसे ही हम बाकी के भी बना सकते हैं। ओके, 3 प्रिंसिपल सेक्शंस यहाँ पे बनेंगे। देन नेक्स्ट क्या है, देखो यहाँ पे जो एंगल है, देखो ये बनाया था 71 डिग्री एंड यहाँ पे कितना है 109 डिग्री है। ओके, ऐसा फिर ये पैरेललोग्राम टाइप ही ऐसे प्रिंसिपल सेक्शन यहाँ पे क्रिएट होता है। ओके, मतलब पैरेललोग्राम शेप एक्चुअली इसको इससे से आता है। ओके, प्रिंसिपल सेक्शन कट्स ऑलवेज अ क्रिस्टल इन अ पैरेललोग्राम, पैरेललोग्राम में कट करता है विथ एंगल्स 109 डिग्री एंड 71 डिग्री। ओके, ये एंगल रहेंगे। Okay, so this is all about the Malus law and anisotropic crystal and also the calcite crystal. Okay, I hope you have cleared all these things about the today's lecture. Thank you very much.